28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का सैन्य संघर्ष, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया, न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि इसने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और कूटनीतिक संतुलन के सिद्धांतों को पुनर्परिभाषित किया है। इस युद्ध की लपटें भले ही पश्चिम एशिया के रेगिस्तानों और पहाड़ों तक सीमित थीं, लेकिन इसकी तपिश 7,000 किलोमीटर दूर भारत के रसोई घरों, शेयर बाजारों और औद्योगिक गलियारों में स्पष्ट रूप से महसूस की गई। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है, इस संकट में सबसे महत्वपूर्ण और पीड़ित मूक किरदार बनकर उभरा है। युद्ध की शुरुआत और रणनीतिक लक्ष्य 28 फरवरी 2026 की सुबह 6:35 यूटीसी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी और इजरायली बलों ने ईरान के खिलाफ एक व्यापक और घातक हवाई अभियान शुरू किया। इस हमले का तात्कालिक उद्देश्य ईरान के नेतृत्व को पंगु बनाना और उसके परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह नष्ट करना था। अमेरिकी मध्य कमान सेंटकॉम के अनुसार पहले 12 घंटों में ही लगभग 900 हवाई हमले किए गए, जिनमें टोमहॉक मिसाइलों, B-2 स्पिरिट और B-52 बम वर्षकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली घटना ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या थी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान स्थित उनके आवासीय परिसर पर डिकैपिटेशन स्ट्राइक की, जिसमें खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्य और शीर्ष सलाहकार भी मारे गए। इसके बाद ईरान के शासन तंत्र में एक गहरा शून्य पैदा हो गया, जिसने ईरान की रक्षात्मक और जवाबी क्षमता को शुरू में हतोत्साहित किया। हालांकि संघर्ष की भयावहता तब और बढ़ गई जब अमेरिकी बलों द्वारा दागी गई एक मिसाइल हॉर्मुज़गन प्रांत के मीनाब में शजर-ए-तैयबा प्राथमिक स्कूल पर गिरी। इस दुखद घटना में 110 से अधिक स्कूली बच्चों सहित कम से कम 168 निर्दोष नागरिक मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला पुराने खुफिया डेटा पर निर्भरता का परिणाम था, क्योंकि वह स्कूल पहले एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC परिसर का हिस्सा था, लेकिन 2016 से इसे नागरिक क्षेत्र के रूप में अलग कर दिया गया था। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने युद्ध को एक क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक आर्थिक आपदा में बदल दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने न केवल इजराइल पर 170 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी, बल्कि उन अरब देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिन्होंने अमेरिकी विमानों को अपना हवाई क्षेत्र प्रदान किया था। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के सेवा केंद्र, संयुक्त अरब अमीरात में अमेजन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर और सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमलों ने खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को ध्वस्त कर दिया। सबसे निर्णायक मोड़ 4 मार्च 2026 को आया, जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर हॉर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की। यह संकरा जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार की जीवन रेखा है, जहां से दुनिया के समुद्री कच्चे तेल का 20% और LNG का 25 से 30% गुजरता है। ईरान ने इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर जहाजों से गुजरने के लिए चीनी युआन में शुल्क वसूलना शुरू कर दिया, जो कि वैश्विक पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा प्रहार था। इस नाकेबंदी के कारण 150 से अधिक टैंकर बीच समुद्र में फंस गए और वैश्विक तेल आपूर्ति में रातों रात 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आ गई। भारत के लिए हॉर्मुज का बंद होना एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के समान था। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% और LNG का 50% से अधिक आयात करता है। इस आयात का एक विशाल हिस्सा, लगभग 40 से 50%, खाड़ी देशों से आता है, जो सीधे तौर पर हॉर्मुज जलमार्ग पर निर्भर है। जब 4 मार्च को यह मार्ग बंद हुआ, तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें, जो पहले 72 से $80 प्रति बैरल के बीच थीं, अचानक $126 प्रति बैरल के पार चली गईं। भारत में रसोई गैस LPG का संकट विशेष रूप से गंभीर हो गया, क्योंकि भारत के LPG
आयात का 90% हिस्सा हॉर्मोज से गुजरता है। आपूर्ति में इस अचानक व्यवधान के कारण ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई। ओडिशा के क्योंझर और जाजपुर में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने खाली सिलेंडर लेकर सड़कें जाम कर दी, क्योंकि वितरण केंद्रों पर स्टॉक नहीं है के बोर्ड लटक रहे थे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, जो पहले 800 से 1100 रुपए के बीच थीं, कालाबाजारी में 3000 से 4000 रुपए तक पहुंच गईं। इस संकट के बीच भारतीय उपभोक्ताओं ने बिजली से चलने वाले इंडक्शन कुकटॉप्स की ओर रुख किया, जिससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनकी बिक्री में 30 गुना तक की वृद्धि देखी गई। ऊर्जा संकट का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों की कमर तोड़ दी। गुजरात का मोरबी जिला, जो अपनी टाइल्स और सिरेमिक उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, गैस आपूर्ति रुकने के कारण पूरी तरह ठप्प हो गया। यहाँ की 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन निलंबित करना पड़ा, जिससे हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और लाखों श्रमिकों की आजीविका संकट में पड़ गई। सूरत का कपड़ा उद्योग भी इसी तरह की त्रासदी का गवाह बना। सूरत की कपड़ा मिलें और फैक्ट्रियां एलपीजी और प्राकृतिक गैस पर अत्यधिक निर्भर हैं। गैस की कमी के कारण उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई और कई छोटी इकाइयां बंद हो गईं। इसका सबसे दुखद पहलू प्रवासी श्रमिकों का पलायन था। उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लाखों श्रमिक जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे, एलपीजी की कमी के कारण खाना पकाने में असमर्थ हो गए और भूखे रहने की नौबत आने पर अपने गांवों की ओर लौटने लगे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह पलायन जारी रहता है तो भारत की वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। युद्ध के बीच फंसे व्यक्तियों की कहानियां इस संकट की मानवीय त्रासदी को बयां करती हैं। उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले 42 वर्षीय कैप्टन आशीष शर्मा की कहानी इसका एक जीवंत उदाहरण है। कैप्टन शर्मा एक 30,000 टन क्षमता वाले तेल टैंकर के कमांडर हैं, जो युद्ध शुरू होने के समय हॉर्मोज जलमरू मध्य के पास संयुक्त अरब अमीरात यूएई के जल क्षेत्र में फंस गया था। उनके जहाज पर 23 अन्य भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। कैप्टन शर्मा ने बताया कि रात के समय मिसाइल, इंटरसेप्टर और ड्रोनों के धमाकों की आवाजें उनके जहाज तक सुनाई देती थीं और मिसाइलों का मलबा उनके जहाज के पास समुद्र में गिरता था। इन कहानियों ने साबित कर दिया कि यह युद्ध केवल सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि इसने आम नागरिकों के जीवन को अनिश्चितता के गर्त में धकेल दिया था। युद्ध के दौरान भारत सरकार की भूमिका को रणनीतिक तटस्थता के रूप में देखा गया। भारत ने न तो अमेरिका और इजराइल के हमलों की खुलकर निंदा की और न ही ईरान के जवाबी हमलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई और इजराइल के नेताओं से फोन पर बात की और संप्रभुता के उल्लंघन तथा शांति बहाली पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने ईरान का नाम लेने से परहेज किया। हालांकि इस तटस्थता पर घरेलू स्तर पर तीखी बहस छिड़ गई। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर नैतिक कायरता का आरोप लगाया, विशेष रूप से अयातुल्ला खामेनेई की हत्या पर चुप्पी साधने और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर सवाल उठाए गए। आलोचकों का तर्क था कि भारत का झुकाव अब पश्चिम की ओर इतना अधिक हो गया है कि वह अपने पुराने मित्र ईरान के संप्रभुता हनन पर भी चुप है। इसके विपरीत विदेश मंत्रालय का तर्क था कि भारत का राष्ट्रीय हित उसके 10 मिलियन प्रवासियों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में है, न कि किसी पक्ष का समर्थन करने में। भारत की कूटनीतिक और सुरक्षा स्थिति तब और अधिक असहज हो गई जब 4 मार्च 2026 को ईरानी युद्धपोत IRIS डेना आइरिस डेना को श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी USS चार्लोट द्वारा टारपीडो से उड़ा दिया गया। यह घटना भारत के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि IRIS डेना हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026 में भाग लेकर वापस लौट रहा था।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में की गई हत्या बताया और भारत से इस पर प्रतिक्रिया की अपेक्षा की, क्योंकि वह जहाज भारत का अतिथि था। भारत ने औपचारिक शोक तो व्यक्त नहीं किया, लेकिन मानवीय आधार पर खोज और बचाव अभियान में अपनी नौसेना के विमानों और जहाजों को तैनात किया। इस घटना ने भारत के नेट सुरक्षा प्रदाता होने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि भारत की नाक के नीचे उसके एक सहयोगी के जहाज को नष्ट कर दिया गया था। जैसे ही हॉर्मुज बंद हुआ, भारत सरकार ने पैनिक बटन दबा दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ने एहतियात के तौर पर लगभग 60 दिनों का कच्चा तेल स्टॉक जमा कर लिया है। इसमें रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) के साथ साथ तेल कंपनियों के पास मौजूद इन्वेंट्री और पाइपलाइनों में मौजूद तेल शामिल था। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट दी, ताकि वैश्विक कीमतों को संतुलित किया जा सके। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूसी तेल का आयात जनवरी के स्तर से दोगुना कर दिया, जो भारत के कुल आयात का लगभग 40% तक पहुंच गया। हालांकि इसके लिए भारत को ऊंची दरें चुकानी पड़ी, क्योंकि रूस ने इसे विक्रेता का बाजार करार दिया था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि हो गई। ईरान में फंसे छात्रों और तीर्थयात्रियों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सड़क मार्ग से निकाला गया और फिर वहां से विशेष विमानों द्वारा भारत लाया गया। मंत्रालय ने 4 मार्च से समर्पित नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन सक्रिय कर दी थी, जिसे ऑपरेशन सेफ होमकमिंग का नाम दिया गया। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों और निजी एयरलाइनों ने खाड़ी के देशों से प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें भरी, ताकि वहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 2026 का यह युद्ध केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्टैगफ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति और कम विकास के दौर में धकेल दिया है। मूडीज एनालिटिक्स 2026 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की विकास दर 4.3% से गिरकर 4% रहने का अनुमान है। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई, जहां डॉव जोन्स और सेंसेक्स में औसतन 7 से 8% की कमी आई। भारत के लिए इस युद्ध ने एक कड़वा सबक दिया है। 85% तेल आयात पर निर्भरता केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक कमजोरी है जिसे किसी भी समय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। युद्ध के बाद के परिदृश्य में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन मिशन और परमाणु ऊर्जा की ओर अपनी गति को 10 गुना बढ़ाना होगा। जब हम मार्च 2026 के इन काले दिनों को मुड़कर देखते हैं, तो बीच में फंसा भारत केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि एक कठोर वास्तविकता प्रतीत होती है।